हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। तो आज दोस्तों हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को रसायन विज्ञान में बताने वाले हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है और उनकी अवस्था परिवर्तन को किस प्रकार से स्टडी किया जाएगा, अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आज हम पूरा डिटेल स्टडी करने वाले पदार्थ के बारे में। तो दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। पदार्थ की पूरी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर पदार्थ से। तो देखिए यहाँ पर पदार्थ की हमने परिभाषा लिख दिया है। संसार की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है एवं जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, बर्फ हो गया और लकड़ी हो गई, लोहा, हवा, जल वाष्प इत्यादि। कुछ भी ले लीजिए आप इस संसार में जो एग्जिस्ट करता हो, वो प्रत्येक चीज क्या है, पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ के बारे में जो हमारी प्राचीन भारतीय विचारधारा थी या कुछ यूनानियों की भी ये विचारधारा थी, जो पदार्थ जो बने होते हैं वो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, अर्थात क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्षितिज है, क्षितिज का मतलब होता है धरती। जल तो आप जानते ही हैं, जल जल ही होता है। और पावक का मतलब होता है आग। गगन का मतलब होता है आकाश। और समीर का मतलब होता है हवा। तो दोस्तों ये जो 5 तत्व हैं, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, उसके अनुसार क्या था, जो पदार्थ बना रहता है इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक कण जो बना है वो क्या होता है, 5 तत्वों के संयोग से बना होता है। ठीक है। अब जो है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ सामान्यतः बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना रहता है। तो ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, इनको हम नाम देते हैं परमाणु का। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है और जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो किसी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है जिससे वो बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो आइए चलते हैं आगे अब पदार्थ के वर्गीकरण पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पदार्थ का हमने वर्गीकरण के बारे में बताया है, तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। तो गुण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। ठीक है। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। और ये जो तीनों ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं हैं, ये तीनों नेचुरल अवस्थाएं हैं या प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती है यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन या कंडेंसेट। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये दोनों अवस्थाएं आर्टिफिशियली या कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई जाती है या प्राप्त की जाती है। ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार का होता है। यह है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो 2 होते हैं। पहला होता है तत्व या एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक।
तो दोस्तों यहाँ पर फिर तत्वों को भी दो भागों में बांटा जाता है। तत्व में एक होते हैं धात्विक या मेटालिक कैरेक्टर जिनके पास होता है, दूसरा होता है अधात्विक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिनके पास होता है। दोस्तों ये तत्व जो होते हैं आप लोग पीरियाडिक टेबल में देखते होंगे, उनको पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के आधार पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यौगिक होता है, यौगिक को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे। फिर जो मिश्रण होता है, मिश्रण भी इसी प्रकार से दो प्रकार का होता है। एक होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। इस समांग मिश्रण में क्या होता है, जब हम तत्वों को या जिनको हमें मिक्स करना है उनको एक समान रेशियो में हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, समांग मिश्रण बनता है। और अगर वही रेशियो हमारा अलग अलग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो इस पूरे वर्गीकरण के प्रत्येक एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो इसके बाद बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पांचों हैं, इन पांचों का पूरा डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर के हम यहाँ पर जो वर्गीकरण किए हैं, तो पहली पदार्थ की अवस्था आती है ठोस या सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा भी लिख दी है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे लोहे की छड़ हो गई, लकड़ी का दरवाजा, बर्फ का टुकड़ा इत्यादि बहुत सारे ठोस होते हैं जो आपके साथ रहते हैं हमेशा आप। तो यहाँ पर जो ठोस होते हैं इनके गुणों के आधार पर इनमें कौन कौन से गुण होते हैं तो उनको भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो क्या होता है, पहला उनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, आयतन भी निश्चित होगा। और जो ठोस होते हैं असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन पे हम अलग से दाब लगाएंगे या प्रेशर लगाएंगे तो वो दबते नहीं हैं। और ना दबने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो ठोस के अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है या उनकी अंतराणविक दूरी होती है, अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। उनके अणु बहुत पास होते हैं, तो बहुत पास होने के बाद उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ठोसों को क्या बोलते हैं, हम असंपीड्य बोलते हैं, अनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कि उनके अणुओं के बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए उनका घनत्व भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई डेंसिटी वाले मैटर से ये होते हैं। ठीक है, तो ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, उनका आकार निश्चित होगा, और आकार निश्चित होगा तो आयतन भी फिक्स हो जाएगा, वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा, और उनके अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, इसलिए वो असंपीड्य होते हैं और उनका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब आते हैं हम लिक्विड स्टेट पर। तो दोस्तों जो पदार्थ की अगली भौतिक अवस्था है वो होती है द्रव या लिक्विड। तो द्रव क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आकार जो इसका होता है अनिश्चित होता है। द्रव को क्या करते हैं, ये इनमें प्रवाह का गुण होता है। द्रव क्या करते हैं, हमेशा फ्लो करते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो इनको जिस भी बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, एवं आयतन क्या होता है, उसका निश्चित होता है। जितनी मात्रा लेंगे वो हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। इसका उदाहरण है जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल, अल्कोहल इत्यादि। इसके बाद इसके जो गुण होते हैं क्या क्या होते हैं, उनका टेबुलेशन हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए गुण क्या होते हैं। पहला तो हमने बताया अनिश्चित आकार होता है, मतलब ये जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे, जिस पॉट में रखे जाएंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं द्रव। इसके बाद है दूसरा निश्चित आयतन। आयतन जितनी उनकी मात्रा रहेगी वो फिक्स रहता है, इसलिए इनका आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। अगला गुण है संपीड्य होते हैं। ठोस को हमने बताया था असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है कि वो उन पे अलग से फोर्स लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए तो वो दबते नहीं हैं। लेकिन द्रव क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। इन पे अगर अलग से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, दब जाते हैं। और दबने का कारण क्या होता है
क्योंकि ठोस की तुलना में क्या होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठोस में क्या होती है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम रहती है, इसलिए वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, उससे ज़्यादा उनको नहीं दबाया जा सकता है। लेकिन अगर द्रव में देखेंगे तो द्रव में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वो ठोस की तुलना में अणुओं के बीच की दूरी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने पर क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स रहेंगे या उनके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आपस में और करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं, द्रव संपीड्य होते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब द्रव क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, बहते हैं। और अंतराणविक दूरी भी बताया। तो अंतराणविक दूरी क्या होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है लेकिन गैस की अपेक्षा कम होती है। मतलब उनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है और गैस के अणुओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले भौतिक अवस्था पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगली हमारी भौतिक अवस्था है वो है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था क्या होती है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हवा, जलवाष्प, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें हैं इस इन्वायरमेंट में सब क्या है, गैसीय अवस्था में ही रहती हैं। तो इनका गुणों के आधार पर क्या इनको डिफाइन किया जाता है, तो इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये गुण देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला गुण है यहाँ पर, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इनको जैसे आप किसी गुब्बारे में भरिए तो गुब्बारे का आकार ले लेंगे, या किसी बर्तन में भर दीजिए तो भी बर्तन का आकार ले लेंगे। और अगर इनको इन्वायरमेंट में ऐसे छोड़ दिया जाए तो इनका कोई भी आकार नहीं होगा, इधर उधर उड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनका आकार अनिश्चित होता है। इसके बाद आयतन, आयतन भी अनिश्चित होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाए कहीं भी तो क्या होता है, अगर हमारा जिसमें भी इन गैसों को रखा जाता है अगर वो पूर्ण रूप से बंद नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से सील्ड नहीं है, तो क्या होगा, उनका आयतन भी अनिश्चित होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आयतन इसका अनिश्चित किया गया है। अगला है, इनमें भी प्रवाह का गुण पाया जाता है, फ्लुएंसी होती है। तो क्या करते हैं, जैसे गैस को अगर छोड़ दीजिए तो क्या करते हैं, फ्लो होने लगते हैं, एनवायरनमेंट में ऐसे बिखरने लगते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो उसको हम प्रवाह बोलते हैं। अगला है, अंतराणविक दूरी सबसे ज़्यादा होती है। गैस के अणुओं के बीच में जो अंतराणविक दूरी होती है, एक अणु का दूसरे अणु के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो गैस के अणुओं के बीच की दूरी होती है सबसे ज़्यादा होती है। और ये दूरी सबसे ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उनके अणुओं में अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब वो दूरी ज़्यादा होने की वजह से उनका घनत्व भी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तीनों भौतिक अवस्थाओं में जो घनत्व होता है गैसीय अवस्था का क्या होता है, सबसे कम होता है। और यदि घनत्व कम होगा तो क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल भी होते हैं। उनको अगर ऐसे दबाइए तो क्या होते हैं, तब जाते हैं। जैसे आप किसी गुब्बारे में जो है हवा भर दीजिए, उसके बाद उसको दबाइए तो क्या होता है, संपीड्य हो जाता है आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे अंतराणविक दूरी के आधार पर, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 3 बॉक्स बना दे रहे हैं। ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है ये सबसे कम होती है। तो इनके अणु काफ़ी क्या होते हैं, घने होते हैं बिल्कुल। और इनके अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होने की वजह से क्या होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी इस सॉलिड की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी तुलना में थोड़े कम घने हैं, मतलब इनसे तुलना में इनके अणुओं के बीच की थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद गैस के जो अणु होते हैं ये
काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतराणविक दूरी के आधार पर हमने इन तीनों को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो देखिए जहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, मतलब अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम है, सबसे कम दूरी होगी, तो अणु क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उनकी गति क्या होगी, बहुत कम होगी या जीरो होगी। वो अपने जगह को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके जस्ट बगल में क्या है, दूसरा अणु, उसके बगल में तीसरा अणु, सब क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से करीब है, सटे हुए हैं। तो क्या होगा, ये अणु क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। तो इनकी गतिशीलता नहीं होती, इसलिए इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा ये क्या होती है, बहुत कम होती है, या फिर उसको आप जीरो भी कह सकते हैं, बहुत कम होती है। ठीक है, यही चीज अगर आप लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड में क्या होता है, द्रव में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये द्रव के जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, प्रवाह करते हैं, मतलब अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं। इसी गुण की वजह से क्या होता है, द्रव में प्रवाह का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनके अणु क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर अणु मूवेबल होंगे तो उनके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो ठोस की तुलना में जो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये क्या होगी, हाई होगी, हायर देन सॉलिड। ठीक है, ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आते हैं गैस में, तो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है और इनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से ये अणु क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन, ये इधर उधर चारों तरफ अपना हाई स्पीड में मोशन करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल्स जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जहां भी रखे रहेंगे उन दीवारों पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन अणुओं की गतिज ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगी इनकी, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो गैस के अणु होते हैं, जैसे अगर किसी गुब्बारे में भर दिया जाए तो वो गैस के अणु क्या करते हैं, गुब्बारे की दीवारों पर दाब लगाते हैं, जिससे गुब्बारा क्या होता है, फैलता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीनों अवस्थाओं को बता दिया है। अब आते हैं अगली अवस्था पर, जिसको हमने बताया था ये आर्टिफिशियल अवस्था होती है, कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है वो अवस्था, वो है प्लाज्मा अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला भौतिक अवस्था है प्लाज्मा। ये चौथी स्टेट होती है किसी भी पदार्थ की। तो प्लाज्मा हमने आपको बताया था, प्लाज्मा एक आर्टिफिशियल अचीव्ड स्टेट है, या इसको हम कहेंगे अत्याधुनिक तरीके से इस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, ये नेचुरली अकरिंग अवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब इत्यादि। देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले, यहाँ पर नियॉन बल्ब में क्या होता है, नियॉन बल्ब, देखिए इसमें क्या होता है, हमने मान लिया ये है हमारा नियॉन बल्ब, तो इसके अंदर क्या होता है, नियॉन गैस होती है। ठीक है, नियॉन गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर रहते हैं, बाहर लिखते हैं नियॉन गैस। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, यहाँ से
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह होने के बाद जो नियान गैस के पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, वो उसके ऊर्जा से प्रभावित होंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा से प्रभावित होने के बाद नियान गैस के जो कण होंगे ये क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे, ठीक है। और ये आवेशित कण फिर यहाँ पर इस बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चमकीला प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। तो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। सेम यही काम फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पर नियान गैस ना होकर के हीलियम या कुछ अन्य गैसेज होती हैं, ठीक है, आक्री गैसेज होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, हीलियम के जो कण होंगे वो यहाँ पर आयनित हो जाएंगे या आवेशित हो जाएंगे विद्युत धारा के प्रवाह के बाद, और आवेशित होकर के क्या बनाते हैं, ये भी चमकीला प्लाज्मा बनाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएंगे, चमकीला प्लाज्मा, ठीक है। तो पदार्थ की इसी अवस्था को जब वो उच्च ऊर्जा के साथ क्या हो रहा है, चमकीला प्लाज्मा बना रहा है या चमकदार एक रोशनी उत्पन्न कर रहा है, तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं अगले अवस्था पर। तो अगला दोस्तों यहाँ पर है जो हमारी अगली भौतिक अवस्था है, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो ये भी एक कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त भौतिक अवस्था है। ये नेचुरली अकरिंग नहीं होता है, प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। मतलब क्या है, तो देखिए जो वायु का घनत्व होता है, उस घनत्व का, वायु के घनत्व का 1,00,000वां भाग, मतलब क्या हो गया, 1,00,000वां भाग, ठीक है, या इसको बोलेंगे 10⁻⁵वां भाग के बराबर अगर किसी चीज़ का घनत्व है तो उसको हम बहुत कम तापमान पर ठंडा करते हैं, तब जाकर के हमें ये वाली बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त होती है। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट ख्याल रखिएगा, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सन 2001 में अमेरिका के ये 3 वैज्ञानिक हैं, एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ख्याल रखिएगा, ये तीनों वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं, इनको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्या दिया गया था, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए आते हैं अगला वर्गीकरण के आधार पर। तो अगला जो हमारा आधार था, रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण था। तो रासायनिक गुणों के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था वो था शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ भी आगे चल के कई प्रकार में था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्रण को देख लेते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। अब देखिए समांग मिश्रण क्या होता है, जब हम 2 पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग एक निश्चित अनुपात तक क्या होती है, पूर्ण रूप से सब पदार्थ एक दूसरे में घुल जाते हैं, ठीक है। एक निश्चित अनुपात तक वो पदार्थ क्या करते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांग मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जैसे चीनी या नमक को का जलीय विलयन, मतलब हम चीनी या नमक को जब घोलते हैं तो क्या करता है, वो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है, ठीक है। इसके बाद है विषमांग मिश्रण। यही जब हम क्या करते हैं, इनकी मात्रा को
अनिश्चित रूप में ले लेते हैं, वो फिक्स नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो मिश्रण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, विषमांग मिश्रण बोलते हैं। जैसे कुहासा हो गया, कुहासा और हवा में क्या होता है, कुहासा में जो ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें रहती हैं, और हवा दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या हम बोलते हैं, विषमांग मिश्रण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमारा जो अगला था शुद्ध पदार्थ के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण में, शुद्ध पदार्थ जो था वो 2 भागों में डिवाइड था, तत्व और यौगिक। तो यहाँ पर हम अब तत्वों के बारे में देखते हैं। तो तत्व क्या होते हैं, पदार्थ के उस अवस्था को तत्व कहा जाता है जिसे ना तो किसी भौतिक या रासायनिक विधि से बनाया जा सकता है और ना ही इनको भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि तत्व, ये जो अर्थ पर प्राकृतिक रूप में उपस्थित होते हैं वही क्या होते हैं, अपने आप में तत्व होते हैं। उनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उनको भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब तत्व का वर्गीकरण हमने किया है यहाँ पर 2 भागों में, धातु और अधातु। तो धातु में देखिए क्या होता है, इनके कुछ अलग गुण होते हैं, इसी वजह से इनको धातु कहते हैं। जिसमें पहला गुण है, धातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक का मतलब क्या है, जैसे इसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और अगर उनके एक सिरे पर ऊष्मा को बढ़ाया जाए, गर्म किया जाए, तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। मतलब उसमें विद्युत चालन हो सकता है और ऊष्मा का भी चालन हो सकता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर चालन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है ऊष्मा पहुँच जाती है, तो उसको ऊष्मा का चालन कहते हैं, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वे विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब क्या है, आघात वर्धनीय का मतलब उनको अगर पीटा जाए किसी हथौड़े से तो वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है, टूटती नहीं है, क्या होती है, फैल जाती हैं। और तीसरा है तन्यता का गुण पाया जाता है। अगर हम धातुओं को इस प्रकार से खींचे, लॉन्गिट्यूडनली उनको खींचे, तो क्या होता है, वो खिंच जाती हैं, तार के रूप में खिंच जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तन्यता का गुण बोलते हैं। तो धातुओं में ये अगर गुण पाए जाते हैं, अगर तत्वों में ये गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि। तो देखिए जो धातुएं होती हैं वो इन गुणों के आधार पर आपको क्या लगता है, धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं, लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद पाया जाता है, जो पारा होता है, पारा होता है, वो क्या होता है, ये भी धातु के अंतर्गत आता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Hg होता है। तो पारा धातु के अंदर पाया जाता है, लेकिन पारा का जो भौतिक अवस्था होता है क्या होता है, द्रव अवस्था रहता है, ठीक है। पारा का भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव होती है, ठीक है। तो पारा के बारे में क्या बोलते हैं, पारा एक द्रव धातु है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जितने भी धातुएं होती हैं सब सॉलिड्स होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा क्या होता है, एक द्रव धातु होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अधातु के गुणों पर। तो अधातु क्या होते हैं, अधातुएं ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो अधातुएं होती हैं उनसे ऊष्मा का चालन नहीं होता है या विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हम गैस को किसी बॉक्स में भर दें, ठीक है, तो अगर उसके एक एंड को हम अधिक ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो दूसरा एंड भी गर्म नहीं होगा। तो वहाँ पर मतलब हम क्या कहेंगे कि ऊष्मा का चालन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा गुण है यहाँ पर, ज़्यादा बल प्रयोग करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अधातुएं होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। अगर कमज़ोर कहेंगे या फिर उनको बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। मतलब ये ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि अगर उन पे हम बल लगाएंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तो वो क्या करते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं कि ज़्यादा बल प्रयोग करने पर वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
इसका उदाहरण जैसे फास्फोरस, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब क्या हैं, अधातुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। गैसें लगभग जितनी भी गैसें होती हैं सब क्या होती हैं, अधातु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अधातु में कौन कौन से आते हैं अवस्थाएं, ठोस अवस्था आती है और गैस अवस्था आती है। जो लिक्विड अवस्था होती है वो सामान्यतः अधातु के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन था रासायनिक गुणों के आधार पर, ये था शुद्ध पदार्थों को हमने तत्व और यौगिक में वर्गीकरण किया था, तो तत्व को अभी हमने आपको बता दिया है। अगला हमारा क्या है, यौगिक। तो यौगिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, देखिए जब किसी यौगिक में कार्बन एक मूल तत्व के रूप में आ जाता है, जब यौगिक में कार्बन C एक मूल तत्व के रूप में उपस्थित होता है, तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका उदाहरण होगा जैसे मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। यहाँ पर क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, तो कार्बन यहाँ पर मेन तत्व के रूप में है, तो ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H6, इसका नाम देते हैं एथेन। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, अब अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मूल तत्व के रूप में उपस्थित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन उपस्थित, अनुपस्थित रहता है, सीधे लिख दीजिए, अनुपस्थित होता है। जैसे क्या हो जाएगा, पानी, इसका फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, एल्कोहल, अल्कोहल, जैसे हम मिथेनॉल ले रहे हैं, CH3OH एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी हैं। नो, मिथेनॉल नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि मिथेनॉल में कार्बन था, पानी हो गया है। और जैसे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, NaCl एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होंगे जो क्या होंगे, अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बन एक मूल तत्व के रूप में उपस्थित होता है, और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक हमारे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, मतलब जो हमारी तीनों प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर डायग्राम बना दिया है। ये सब क्या होता है, एक चक्रीय क्रम के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जब कोई द्रव अगर फ्रीज होता है, जमता है, तो द्रव का तापमान कम किया जाता है, फिर वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव का जमना या फ्रीजिंग। तो जम करके द्रव क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई ठोस जो है उसको हम टेम्परेचर हाई करते हैं, तो ज़्यादा ताप देने पर क्या होता है, फिर ठोस पिघलने लगता है। तो ठोस
जब पिघल करके द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? संगलन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो वह गैस में परिवर्तित होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो द्रव से गैस में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। इसी प्रकार अगर गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको उच्च दाब पर हम इसका तापमान कम करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है? संघनन हो जाता है, जिससे वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस से द्रव में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों पर। तो अगर कोई ठोस जो है डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, तो ऊर्ध्वपातन जनरली अगर उदाहरण लिया जाए जैसे कपूर आप ले लीजिए, तो कपूर क्या होता है? बिना द्रव में पिघले हुए वो क्या करता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कपूर का गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसी प्रकार से अगर कोई गैस जो है ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस डायरेक्टली ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं या डिसब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।